चलिए बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फिज़िकल केमिस्ट्री के यानी कि पेपर थर्ड में यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत फेराडे के नियम, फेराडेज लॉज के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था धात्विक चालकता और आयनिक चालकता और उनमें अंतर देखा था और देखा था कि इस प्रकार की चालकता को प्रदर्शित हम कर सकते हैं जब विद्युत अपघट्टे के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा का चालनायन करते हैं और धन आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। ये फेराडे ने कहा था। इससे पहले निकोलसन ने बताया था कि जब तनु अम्लों के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकलती है, पर उसने इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं किया था कि कितनी मात्रा में गैस निकलेगी इलेक्ट्रोड पर। इसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन किया था फेराडे ने बताया कि जब किसी विद्युत अपघट्टे के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं वो धारा का चालन करते हैं और ये धन आवेशित और ऋण आवेशित जो कण होते हैं जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं उनको आयन कहते हैं। ठीक है ना, आयन कहते हैं। तो इस तरीके से फेराडे ने बताया कि ये धन आयन और ऋण आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, निरावेशित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो वहाँ जाकर कितना पदार्थ जो है इन इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है, डिपॉजिट होता है, उसकी मात्रा यदि हम ज्ञात करना चाहें तो फेराडे कहता है कि इनकी मात्रा का संबंध इस बात से होता है कि आपने जलीय विलयन में या विद्युत अपघट्टे के विलयन में कितना आवेश जो है वो प्रवाहित किया है। इस संबंध में फेराडे ने 2 नियम दिए जो बहुत महत्वपूर्ण बच्चे। तो हम इस तरीके से फेराडे के नियम को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फिर उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। फेराडे का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्टे के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, व्हेन अ चार्ज इज फ्लो थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, the substance deposited at electrode will be proportional to the amount of the substance deposited at electrode will be proportional to the charge passes through the solution। इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, सपोज़ करो कि हमारे पास जो है AgNO3 का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का, और हमने यहाँ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेकर यहाँ पर प्लस और माइनस बैटरी के टर्मिनल से इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने चार्ज को फ्लो किया तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो AgNO3 जो Ag प्लस और नाइट्रेट माइनस आयनों से मिलकर बना है, जब इस सॉल्यूशन में हम जब करंट या आवेश को फ्लो करेंगे, चार्ज को फ्लो करेंगे तो Ag प्लस जो होगा वो कैथोड पर जाएगा और यहाँ पर निरावेशित हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस पर चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, यदि हम इस इलेक्ट्रोड पर देखें कितनी सिल्वर की मात्रा डिपॉजिट होगी, तो फेराडे कहता है कि यदि आपने इस बैटरी से जो है Q चार्ज को फ्लो किया हो और W जो है इस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ निक्षेपित हुआ हो, इफ़ द W इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट दिस इलेक्ट्रोड, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो बाय द बैटरी से आपने कितना चार्ज फ्लो किया है उसके समानुपाती होगा Q, W प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ से ज़्यादा चार्ज आप फ्लो करोगे तो ज़्यादा पदार्थ मिलेगा, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मिलेगा और वी कैन राइट W इज इक्वल टू ZQ or we can write W is equal to Z into I into T, where Q is a charge flow and I is a current in ampere and T is a time in second. So we can write W is equal to ZI, where Z is a constant। यहाँ Z को हम स्थिरांक कहते हैं जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं बच्चों। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यदि हम I इक्वल टू 1 एम्पियर पुट करें, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर पुट करें और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखें बच्चों, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू 1, यानी कि W इज इक्वल टू Z। यानी कि जब इस बैटरी से हम 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड तक फ्लो करते हैं तो जो पदार्थ निक्षेपित होता है उसको, उस पदार्थ की मात्रा को ही Z कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, रासायनिक
विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ एम्पियर इंटू सेकेंड होता है कूलॉम, यानी कि 1 × 1 कूलॉम चार्ज जब हम पास करते हैं इस सॉल्यूशन में तो जितनी मात्रा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती है उस मात्रा को ही हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आई बात समझ में? तो हम इस परिभाषा को, Z की परिभाषा को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में 1 कूलॉम चार्ज को पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जितनी मात्रा निक्षेपित होगी उस मात्रा को ही हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी कि व्हेन 1 कूलॉम चार्ज passes through the solution, the amount deposited at a electrode will be equal to the electrochemical equivalent। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है हर धातु के लिए, हर मेटल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर के लिए ज्ञात करना चाहें, यानी कि इस बैटरी से यदि हम 1 कूलॉम चार्ज को पास करें तो कितनी सिल्वर यहाँ डिपॉजिट होगी, वही Z का मान कहलाएगी। यानी कि हम यदि सिल्वर के लिए Z का मान ज्ञात करें तो कुछ इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे ज्ञात कर सकते हैं यदि हम Z का मान निकालना चाहें। तो देखो जो फेराडे था, फेराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसने ये पाया कि जब इस बैटरी से हम 96,500 कूलॉम चार्ज को पास करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1 फेरेड चार्ज। इतना चार्ज को जब हम इसमें से पास करते हैं तो यहाँ जो पदार्थ होता है वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता है। जैसे सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होता है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 107.86 ग्राम होता है बच्चों। तो इतना अगर आप इतना चार्ज फ्लो कर दोगे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो उसके बाद आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रोड पर कितनी चांदी डिपॉजिट हो गई, कितनी सिल्वर डिपॉजिट हो गई, तो उसकी मात्रा क्या होगी 107.86 ग्राम होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि आप यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लो और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इतना चार्ज आप फ्लो कर दो तो वो भी उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, तो 31.78 ग्राम आ जाएगा बच्चों। तो ये कॉपर Cu+2 का इक्विवेलेंट वेट होता है। यानी कि जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे और उसमें 96,500 कूलम चार्ज को पास करोगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा 31.78 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर के बराबर होगा। अरे बात समझ में? तो फेराडे ने ये निष्कर्ष कैसे निकाला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, निकल सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, बहुत सारे सॉल्यूशन लेकर फिर उसने जो है इस कंक्लूजन को निकाला कि जब 96,500 कूलम जो 1 फेरेड भी कहलाता है को हम किसी सॉल्यूशन से पास करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर जो है जो मेटल होगी वो कैथोड पर डिपॉजिट होगी बच्चों। ठीक समझ आई बात? ठीक है, चलो तो इसी को हम काम में लेते हुए Z का मान निकालते हैं। हम वापस से आ जाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन पर और हम Z की वैल्यू निकालना चाहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो हम कहते हैं या फेराडे ये कहता है कि जब देखो वो इक्वेशन हम काम लेते हैं W = ZQ। फेराडे कहता है कि जब आप Q की वैल्यू पुट कर दोगे 96,500 और 1 फेरेड पुट कर दोगे यहाँ पर तो W की वैल्यू E हो जाएगी, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगी। तो वी कैन राइट हेयर Z = E/F और E = 96,500। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप इक्विवेलेंट वेट पता हो मेटल का तो फिर आप Z का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सिल्वर के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना बताया 107.86 ग्राम, ठीक है ना, और ये होता है कूलम, ठीक है ना, ये तो ग्राम और ये कूलम में, ठीक है, तो ये 96,500 कूलम, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.001179 यहाँ ये ग्राम में होता है, कूलम में होता है, ठीक है ना, तो ग्राम पर कूलम, ठीक है ना, ये इसका मान आ जाता है बच्चों। तो हम चांदी के लिए Z की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली। ठीक इसी प्रकार से हम जो है हम किसी भी मेटल के लिए Z का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो देखो जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसको हम इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, हम उसको मोलर मास की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। जैसे Z = मैंने बताया E/F है ना, E/F। अब जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो अगर मैं इसको N से है ना वैलेंसी से ऊपर नीचे, इफ़ द N इज़ द वैलेंसी ऑफ द आयन देन N से मल्टीप्लाई कर दो, N से डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो Ne यानी कि वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास होता है M/NF। यदि आप मोलर मास के रूप में इसको डिफाइन करना चाहते हैं Z को तो Z विल बी इक्वल टू M/NF, ठीक है ना। अब देखो अगर यूनिवैलेंट है, एक संयोजित धन है तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा,
और मोलर मास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो Z = m/NF की फॉर्म में भी हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो फेराडे है, फेराडे के नियम का जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है ये कि हम फेराडे के नियम से जो है Z को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलें आगे, चलिएगा आगे। इसी पे हम एक न्यूमेरिकल करना चाहेंगे बच्चों, इसी नियम पर आधारित कि हमें दिया हुआ है कि जब 0.5 एम्पियर की करंट को 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रवाहित करते हैं तो बताइए कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर। दिस इज द क्वेश्चन। व्हेन 0.5 ampere current passes for 30 minutes in the copper sulfate solution, determine the amount of the copper deposited at the cathode. So we have formula W = Z × I × T, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो W = what? W = Z, अभी मैंने लिखा Z = m/NF, ठीक है ना। Z की वैल्यू × I की वैल्यू पुट कर दो कितनी, 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, इंटू T 30 मिनट, सेकंड में चेंज कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड, अपॉन, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो m बराबर क्या है, मोलर मास ऑफ द कॉपर। कॉपर का मोलर मास बताया था मैं 63.56 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, अपॉन n की वैल्यू 2, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, फेराड 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। और जो है यहाँ पर आए अपन इंटू 0.5 × 30 × 60 और आगे चले तो एम्पियर इंटू सेकेंड। बात समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड जो है वो कूलम होता है, कूलम, ठीक है ना। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट, मोल इन्वर्स है मोल कैंसिल, मोल इन्वर्स कैंसिल आउट। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट 0.296 ग्राम, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ W डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो मैंने ये पैटर्न बताया कि कैसे हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं और कैसे हम जो है आंसर लाते हैं। Z कैसे निकालते हैं, हम W कैसे निकालते हैं, Z की वैल्यू को हम कैसे पुट करते हैं, है ना। ये सब बातें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा, समझ के याद रखिएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। पर्टिकुलरली जो बच्चे बायो साइड से हैं वो ध्यान दें कि न्यूमेरिकल किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फेराडे का सेकंड लॉ, द सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। फेराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है बच्चों, द्वितीय नियम कहता है कि जब समान धारा समान समय के लिए अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। When same current is passes for the same time in a different solution of electrolyte, then the substance deposited at the electrode will be proportional to their equivalent weight. This is the second law of thermodynamics. Okay. We have two solutions. Suppose one solution is silver nitrate and other solution is copper sulfate, and हमने क्या करा कि इनको एक बैटरी से जोड़ दिया, इलेक्ट्रोड डालकर, इलेक्ट्रोड लगाकर बैटरी से जोड़ दिया और इन इलेक्ट्रोड्स को भी आपस में जोड़ दिया और सेम करंट सेम टाइम के लिए हमने फ़्लो किया अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। तो होगा क्या कि यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट होगी या कॉपर डिपॉजिट होगा। यदि 1 फेरेट चार्ज को हम पास करते हैं इस सॉल्यूशन में, 1 फेरेट चार्ज को, तो क्या होगा कि ये नियम कहता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ इक्विवेलेंट वेट होगा। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका, 109.86 ग्राम। यहाँ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 31.78 ग्राम कॉपर का।
यानी कि जब 1 फेरेट सेम चार्ज को आपने पास किया इससे अलग अलग, तो यहाँ तो ज़्यादा होता है डिपॉजिट, यहाँ कम होता है डिपॉजिट। तो ये नियम ही कहता है कि जब आप अलग अलग विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करते हो तो जो मात्रा होती है W वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होती है। W प्रोपोर्शनल टू E, अगर E ज़्यादा होगा तो W भी ज़्यादा होगा, बिकॉज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सिल्वर इज ग्रेटर देन द कॉपर, सो द लार्ज अमाउंट ऑफ द सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड देन द कॉपर। ठीक है ना। सो वी कैन राइट W प्रोपोर्शनल टू E, अर्थात जिसका तुल्यांकी भार ज़्यादा होता है वो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। तो हम फिर से परिभाषित कर सकते हैं, जब समान धारा समान समय के लिए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो कैथोड या इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली धातु या पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। व्हेन सेम करंट is flow for the same time in a different solution of electrolyte, the amount deposited at electrode will be proportional to equivalent weight of metal or substance. So this is the meaning, or we can write W proportional to E, and this is the meaning of this law. इस लॉ का मीनिंग मैंने आपको बताया बच्चों। ठीक है, चलो तो ये नियम आया कहाँ से, ठीक है ना। W प्रोपोर्शनल टू E आया कहाँ से, तो आया वहाँ से जहाँ से हम आए हैं। ठीक है, हम कहाँ से आए, हम आए फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है, W प्रोपोर्शनल टू Z इंटू I इंटू T, और वी कैन राइट W इज इक्वल टू M अपॉन NF। ठीक है ना, आई बात समझ में, इंटू I इंटू T। अगर N की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर देखें, और वी कैन राइट हेयर इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में अगर हम देखें यहाँ, तो वी कैन राइट हेयर Z E अपॉन F, ठीक है ना, इंटू I इंटू T, इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में हम इसको देखते हैं। सो वी कैन राइट हेयर दिस फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे के प्रथम नियम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Z E अपॉन F। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में इसको देखा। ठीक है, आ रही बात समझ में, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। ठीक, तो दिस इज़ दी फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। तो हम ये कहते हैं कि अगर दो सॉल्यूशन है हमारे, और दो सॉल्यूशन में हमने I1 करंट को T1 समय तक सेम करंट सेम टाइम तक हमने फ्लो की, यहाँ W1 सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हुआ, दूसरे सॉल्यूशन में W2 हुआ, इसका इक्विवेलेंट वेट E1 था, दूसरे का E2 है, और F तो फेराडे कांस्टेंट है, और वही करंट हमने वही समय के लिए सेम टाइम के लिए हमने फ्लो की। W1 और W2 अगर डिपॉजिट होते हैं पदार्थ, और E1 और E2 इनके इक्विवेलेंट वेट होते हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से होता क्या है कि I1 से I1 और T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाता है, F से F कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। आ रही बात समझ में। तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो से, यानी कि मात्राओं का अनुपात तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। रेशो ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी दी रेशो ऑफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वी कैन राइट W1 प्रोपोर्शनल टू E1 और W2 प्रोपोर्शनल टू E2, और इन जनरल वी कैन राइट W प्रोपोर्शनल टू E। दिस इज दी सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे का द्वितीय नियम जो हमने लिखा था। इस तरीके से हम उसको ड्राइव कर सकते हैं बच्चों, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरीके से हम जो है सेकेंड लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, समझ कर याद करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिएगा, अगर अपन जो है फेराडे के नियम का यदि अपन जो है थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस देखें कि व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द फेराडे लॉ, तो देखिएगा इससे अपन जो है आवेश की इकाई है ना, यूनिट ऑफ द चार्ज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नियम ही कहता है कि अगर 1 मोल पदार्थ डिपॉजिट होता है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, तो उसके लिए कितना चार्ज हम पास करते हैं, 96,500 चार्ज जब आप पास करोगे सॉल्यूशन से, तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस विल बी डिपॉजिटेड, ठीक है ना, और 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस विल बी डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये नियम कहता है, फेराडे कहता है। तो हम कहते हैं कि हम जब जैसे ये हमने बैटरी इससे जो है चार्ज को हमने पास किया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, ठीक है ना, और ये सॉल्यूशन में हमने करंट पास की, या 96,500 हमने किया, तो यहाँ जो मेटल थी एम डिपॉजिट हुई, वो उसके इक्विवेलेंट वेट या मोलर मास के बराबर जो है वो डिपॉजिट होगी। अगर यूनिवेलेंट है ना इकाई, अगर उसकी संयुक्ता एक है, तो चाहे मोलर मास के रूप में चाहे इक्विवेलेंट, मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम होंगे, बिकॉज एम अपॉन एन वैलेंस इक्वल टू ई होता है। एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, अगर यूनिवेलेंट है तो मोलर मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो अगर उसका जो है उसकी जो संयुक्ता है
वो +1 है सपोज करो, है ना, m+1, तो कितना, चाहे एक मोल वहाँ डिपॉजिट हो चाहे इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम कहते हैं कि जब 96,500 कूलम जब इसमें आवेश पास करते हैं तो m+1 कितने मोल 1 मोल ऑफ द आयन विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है ना। यानी कि 1 मोल जब ये चार्ज घूमेगा ना तो ये इतना डिपोजिशन होगा 1 मोल का, तो 1 मोल अपने साथ कितना चार्ज ले जाएंगे, 96,500 कूलम ले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ द m+ आयन विल कैरी 96,500 कूलम चार्ज, ठीक है ना, इतना चार्ज लेके कूलम चार्ज लेके अपने साथ। तो 1 मोल में कितना आयन होता है भैया, 6.0 एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻23, इतने जो होंगे वो आयंस होंगे, ठीक है ना। इतने आयंस इतना चार्ज ले जाते हैं, कितना ले जाते हैं, 96,500 कूलम चार्ज ले जाते हैं, इतने आयन। 1 मोल में इतना आयन होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एक आयन कितना चार्ज ले जाएगा, ये m+1 है ना, एक आयन अकेला कितना चार्ज ले आए, 96,500 कूलम अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, इतना ले गए। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज ले जाएंगे ये आयन अकेला है। यानी कि ये इस अकेला, इससे कम तो नहीं ले जा सकता ना, अगर m+1 होगा तो इतना ले जाएगा अकेला, +2 होगा तो फिर अपन इसको इससे इंटू कर देंगे ना, 2 चार्ज आएंगे, ठीक है ना। तो जो चार्ज की जो सबसे छोटी इकाई वो इतनी हो गई, ठीक है ना, 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। और यही चार्ज लगभग इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, जो कि अन्य विधियों से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि हमने चार्ज की जो यूनिट होती है उसको हमने डिटरमाइन कर लिया है कि जो चार्ज जो +1 होता है उस पर कितना चार्ज होता है, 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम, और यही चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। यानी कि हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है उस पर इतना कूलम चार्ज उपस्थित रहता है। दिस इज़ द थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द फेराडेज लॉ, जो आपके समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट को इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। धन्यवाद।